Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम हमेशा की तरह पहले अपने टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, कौन से वो टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 जुलाई के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स आपके साथ साझा किया जाता है GS 365 के द्वारा विद स्टैटिक। ठीक है, क्योंकि ऐसा है आजकल जो ट्रेंड है एग्जाम का, आप देख पा रहे होंगे जो बच्चे पुराने हैं, जो जिनको एक्सपीरियंस है, जो एग्जाम दे रहे हैं, लगातार ट्रेंड बदल रहा है। एग्जाम का ट्रेंड कह रहा है कि जो चीज़ न्यूज़ में है उसका स्टैटिक पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिंपल सिर्फ आपने न्यूज़ पढ़ा और वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस है कि आपने सिंपल न्यूज़ पढ़ ली और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बट जब आप स्टैटिक कवर करते हैं, यानी कि जब आप न्यूज़ के साथ साथ उस संस्था के बारे में जानते हैं, तो दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे होता है ये फ़ायदा कि आपको वो न्यूज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको पता चला कि ये संस्था थी और हाल फिलहाल में इस संस्था से रिलेटेड ये डेवलपमेंट हुए हैं। तो वो सिर्फ एक जीएस या फिर सिर्फ न्यूज़ नहीं रहा, वो रहा आपकी एक जर्नी का पार्ट। एज ए स्टूडेंट, एज ए सोसाइटी का पर्सन, एज समाज के एक व्यक्ति के रूप में आपने वो चीज़ जानी कि हमसे रिलेटेड, समाज से रिलेटेड एक संस्था है जिसमें अभी ये विकास हुआ है। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसी नीति का, किसी योजना का, किसी परियोजना का, किसी संस्था का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था। सिलेबस में साफ साफ कहा जाता है, CHSL की हम बात करें स्पेसिफिक, जिसमें साफ साफ कहा गया कि इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, चाहे कल्चर का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे नेबर्स का हो। ठीक, तो इन सब चीज़ को हमें कॉम्प्रिहेंसिवली समझना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को ये मान के नहीं पढ़ना चाहिए कि ये हमारा करंट अफेयर्स का सेगमेंट है और हमने न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़पेपर उठाया और न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ी और न्यूज़ कंप्लीट। नहीं, न्यूज़ एक स्टूडेंट के रूप में आपका काम वहाँ से आगे स्टार्ट होता है। आपका काम रीडर नहीं है, आप सिर्फ रीडर नहीं है, आप स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव के, जहाँ पर आपको एक एक बच्चे से गला काट प्रतियोगिता होती है, समझिए। ठीक है, इतना हार्ड कंपटीशन है जहाँ पर आपको एक बच्चे को काटना है, सीट काटनी है और उसकी जगह आपको अपना नंबर रखना है। तो कहीं ना कहीं आपको उस बच्चे से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, वो भी स्मार्ट वर्क के साथ, गधा वाली नहीं। ठीक है, तो एग्जाम के ट्रेंड को समझते हुए GS 365 आपके साथ साझा करता है डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स प्लस उसका स्टैटिक पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, हम कोई भी करंट अफेयर्स ऐसे ही हवा में आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। उसका स्टैटिक पार्ट या फिर उससे प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम उस करंट अफेयर्स को शामिल करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी के क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक, अगर रिपीट नहीं होगा तो सेम थीम पे रहने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो उस थीम को हम फॉलो करते हुए आपके साथ करंट अफेयर्स साझा करते हैं विद स्टैटिक, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले, साथ के साथ आपका करंट अफेयर, साथ के साथ आपका स्टैटिक पार्ट। ठीक है, आपका जीएस भी थोड़ा थोड़ा कवर होता रहे। ठीक है, बट मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए यूजफुल होता है जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने कभी फाउंडेशन नहीं पढ़ा है, कभी बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो उनके लिए चीज़ें कभी कभी ऐसा होगा कि बोरिंग हो जाती हैं या फिर कभी कभी हवा में निकल जाएंगी, यानी कि बाउंसर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या था। ठीक है, तो उन सब के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप पढ़िए GS 365 के फाउंडेशन बैच से, जहां आपको बहुत ही डिटेल में, यानी कि बिल्कुल जीरो से बताया गया है। यानी कि अभी हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, पहले पॉलिटी हम कवर कर चुके हैं। जो टॉपिक मैंने वहां पर कवर किया है फाउंडेशन बैच में, आई डैम श्योर आप कहीं से भी पढ़ लेना, लेकिन मेरी वीडियो से लेक्चर कवर करने के बाद आप जहां भी पढ़ेंगे आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवली ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी और यूजफुल होगी, अननेसेसरी नहीं होगी। जो मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा कराता हूँ, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि यह
अननेसेसरी फैक्ट है, बट आप लिख लीजिए। ठीक है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप उसे छोड़ देंगे, उसका उद्देश्य ये है कि अभी तक एग्जाम में इस फैक्ट से या इस तरीके के जो फैक्ट हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट हम नकार नहीं सकते, इसलिए आप लिख लीजिए। जब आप रिवाइज करेंगे तो आप सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए कि इफ अगर किस्मत ही खराब है और वहां से क्वेश्चन बनता है तो आप फिर भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। इस पर्पज के साथ हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज, फाउंडेशन सीरीज हम चला रहे हैं। वहीं हम बात करें रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं माना जाता है। तो हमने क्या किया है कि रीजनिंग बेसिक हमने कुछ चैप्टर कराए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उस चीज़ को स्टॉप करके हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराए थे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, वापस से अपनी वो सीरीज स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ पर वीक आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यानी पर वीक हम रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे और साथ के साथ हम करेंगे अपने चैप्टर, जहां हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपकी क्लासेस कराते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपको ये लग सकता है कि हमारे पास जो भी हम, जैसे मैं हो गया और एक और टीचर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जितेंद्र चौधरी जी। ठीक है, आपको हो सकता है ये लगे कि एज बहुत कम है ना, मेरी तो थोड़ी दिखती भी है बट उसकी एज कम है, बट यू कैन ट्रस्ट मी, ही हैज 3 सिलेक्शंस, उसके पास 3 सिलेक्शन है। ठीक, स्क्रीनशॉट लगवा दिए जाएंगे, जिसको रिक्वायरमेंट हो कमेंट कीजिए। जिनको भरोसा नहीं है कि हम सेलेक्टेड हैं या हमारे पास कुछ है तभी हम पढ़ा रहे हैं, जिनको कमेंट चाहिए हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे ताकि उन्हें भरोसा मिल जाए। ठीक, बट ट्रस्ट मी, सेलेक्टेड है, ज्वाइन नहीं किया है, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके रीजंस ये नहीं है कि हम पढ़ने में कमजोर थे, टीचर्स कमजोर हैं आपके, मेडिकल अनफिट है वो लड़का। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, स्क्रीनशॉट लगा दिए जाएंगे वीडियो के साथ, जिनको ये डाउट रहेगा। सो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को जज मत करना कि ये एज इतना कम है, एज जितना ज़्यादा है। पढ़ाई का तरीका अच्छा लग रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है, एटलीस्ट नए नए क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट का मीन्स होता है कि आप नए नए क्वेश्चन कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस से क्या होता है कि जो क्वेश्चन करने में आप 2 मिनट ले रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 25 सेकेंड में हो जाना चाहिए। ठीक, समय को कम करना है, जितना समय कम करेंगे आप दूसरे क्वेश्चन को समय ज़्यादा दे पाएंगे। जो क्वेश्चन आप समय की वजह से छोड़ सकते थे वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और एक एक क्वेश्चन, एक नंबर, पॉइंट्स नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाते हैं और सिलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। तो हम इसी तरीके से, मतलब पूरे रणनीतिक तरीके से कि बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उस पर काम करके आपको चीज़ें साथ शेयर की जाती हैं। हर दिन क्लास 8 बजे अपडेट होती है आपके साथ करंट अफेयर्स की। ठीक है, और हिस्ट्री की भी अपडेट होती है, राइट। हिस्ट्री की रेगुलर नहीं हो पा रही है, उसका हम कर रहे हैं अरेंजमेंट, ताकि आपके पास हिस्ट्री का भी रेगुलर लेक्चर मिले हर डे। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी कवर हो चुका है, वहां से कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ही रफ्तार में काम करना है, तो रफ्तार के लिए हमने किया है यूपी पुलिस स्पेशल करके, वो आपका प्ले लिस्ट है जहां पर 4 क्लास है, वहां रफ्तार में ही हमने पढ़ाया है। ठीक है, वहां मैंने कुछ नोट नहीं किया है, सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं और डिस्प्ले चलता जा रहा है ऊपर ऊपर। ठीक है, तो हर तरीके की चीजें आपके लिए अवेलेबल है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे 12th करके अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी, वो पहले फाउंडेशन पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे ही पढ़िए, GS 365 से ही पढ़िए, बट एज ए गाइडर, एज ए मेंटोर, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चे पहले फाउंडेशन पढ़िए। आप एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन लीजिए कि जब हम तैयारी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमें किन संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या, एटलीस्ट टॉपिक आपको पता चले। ठीक, आज हम GS पढ़ाते हैं, GS में हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, स्टैटिक पार्ट हम कवर करा रहे हैं। कोई संस्था आई, उसका हमने जिक्र किया, बट आपको पता नहीं वो संस्था क्या है, कैसे, कहाँ से बनी, कब बनी, क्योंकि आपने फाउंडेशन कवर नहीं किया है, राइट। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो मैं बताऊं वो पूरा बता दूं, ताकि आपको वो डाउट रहे ना, बट टॉपिक की कंटिन्यूटी आपको नहीं दिखती है, जिसकी वजह से जो बच्चे 12th करने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको ये क्लास बोरिंग लग सकती है या फिर यूजलेस लग सकती है। बट जो
तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, वो इसकी महत्व और इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है वो समझ सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम और करते हैं अपना स्टार्ट काम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज के अपने टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझदारी से आप पढ़ेंगे शांति से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि युवा कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? युवा कार्य मंत्रालय दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है साहब, किसका आयोजन किया गया है? युवा कार्य मंत्रालय 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है भारत सितंबर 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी कि 2025 में भारत पहली बार क्या करने वाला है? मेजबानी करने वाला है। किसकी मेजबानी कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत। हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत क्या होती है। ठीक है, मेजबानी कर रहा है, पहली बार क्या है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में हम करेंगे। यूनेस्को ने सफल जीर्णोद्धार प्रयासों के बाद 3 अफ्रीकी स्थलों को विश्व धरोहर खतरे की सूची से हटा दिया है। यानी कि अफ्रीका की 3 जो साइट्स हैं उनको यूनेस्को साइट से हटा दिया गया है, क्योंकि उनका सफल जीर्णोद्धार जो प्रयास थे वो हो गए हैं। यानी कि अब वह खतरे की जो सूची है उससे बाहर है। ठीक है, उनका जीर्णोद्धार हो चुका है। ऐसी कौन कौन सी साइट है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती में किसने किया है, क्या किया, सब जानने वाले हैं। मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा नहीं है। चेल्सी ने ऐतिहासिक पहला फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता। ठीक है, पहली बार जीता है। मैं 1000 बार कह चुका हूं, कुछ ऐसी चीज जो फर्स्ट टाइम हो रही है और भारत में हो रही है तो वो आपके लिए एकदम ब्लॉक कर दो, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोई इवेंट है, थीम हो रहा है, उसका थीम क्या है, इवेंट है तो उसका थीम पता होना चाहिए, कहाँ हो रहा है, और गलती से वो पहली बार हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट टॉपिक वोमेन, हॉट टॉपिक क्लाइमेट चेंज, हॉट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, कि जो हमारे वनीकरण से संबंधित है उससे संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, मैं हरित क्रांति की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उससे संबंधित कुछ है। तो समाज, किसी भी चीज का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी परियोजना, कोई भी योजना बनाई गई है, उससे समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है या फिर लाभदायक प्रभाव पड़ रहा है, आपको वो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ थीम्स होती हैं जब आप एग्जाम को टैकल कर रहे होते हैं। तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, तो कुछ थीम्स पे काम कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रपति गोवा हरियाणा में नए राज्यपाल और लद्दाख में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है। रा हरिकृष्ण भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। HTBT का पास के बारे में जानेंगे। और कुदेर मेहतोवा और मार्टिनस ने 2025 का विंबलडन महिला युगल खिताब जीत लिया है। भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे एक संस्थान के बारे में जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा रीजन है कि मैंने इस संस्था को आपके सामने रखा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, चलो जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे, याद रखना क्यों रखा। ठीक है, इसका जवाब मैं दूंगा लास्ट में कि मैंने इसको ही क्यों रखा, और संस्थाएं भी तो थी। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज हमारा है कि युवा कार्य मंत्रालय की 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत के लिए नशामुक्त युवा शीर्षक से 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? युवा कार्य मंत्रालय। आप ये याद रखेंगे, किसने आयोजन किया है? युवा कार्य मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है बताइए, लोकेशन क्या है, स्थान क्या है? स्थान है इसका वाराणसी। कहाँ पे किया जा रहा है? वाराणसी में इसे किया जा रहा है। ठीक है, वाराणसी में से किया जा रहा है। ठीक साहब, क्लियर पॉइंट। इसका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? नशा मुक्ति की बात हो रही है तो लक्ष्य क्या होगा बताओ जरा, क्या लक्ष्य होगा? इसका लक्ष्य है कि जो नशा मुक्ति पहल है उसके लिए एक रणनीति तैयार करना। यानी कि इस सम्मेलन को इसलिए किया गया है कि जो नशा मुक्त युवा होने हैं, उन नशा मुक्त करने के लिए युवाओं को किस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने युवाओं को नशा मुक्त कर सकते
हैं। इससे संबंधित जो रणनीति बननी चाहिए, उस रणनीति को इस मंच के द्वारा लाया गया है। इस मंच के द्वारा क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए यह पहल की गई है। ठीक है, और इसके साथ जो स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आया इस सम्मेलन का, उससे क्या बोला गया, काशी घोषणा पत्र। क्या बोला गया है, काशी घोषणा पत्र। अब देखिए एक चीज सुनिए, मैं सिंपल क्वेश्चन बना सकता हूं मैं यहां से, काशी घोषणा पत्र। अगर मेरा क्वेश्चन आए, मैं क्वेश्चन बना दूं कि काशी घोषणा पत्र में किस से संबंधित रणनीति तैयार की जानी थी, तो किस संबंधित की जानी थी, नशा मुक्ति पहल के लिए, नशा मुक्त पहल के लिए। ठीक है, काशी घोषणा पत्र किससे संबंधित था, किससे संबंधित था, तो काशी घोषणा पत्र किससे संबंधित था, नशा मुक्त पहल के लिए एक सम्मेलन हुआ था, उससे संबंधित था। ठीक है, काशी घोषणा पत्र क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह सम्मेलन वाराणसी में हुआ था, जिसे काशी भी कहते हैं। क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, चलो समझ में आ गई, क्लियर पॉइंट। चलो ठीक है, तो आप याद रखेंगे लोकेशन कहां पे हुआ है, काशी घोषणा पत्र इसे कहा गया है, राइट। और काशी घोषणा पत्र किससे संबंधित, ऐसे आप क्वेश्चन खुद से एज्यूम कर सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है 12th का कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाती है ऐसे ऐसे कि याद कर लीजिए, ये ट्रेंड में आ रखा है, आप आ जाएगा, नहीं। ये कंपटीशन है, यहाँ आपके लिए आपको ही तैयार करना पड़ेगा खुद को कि मैं तैयार हूं, मैं इससे बेटर हूं, मुझे आप सीट दीजिए, आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत सितंबर 2025 में पहली बार, ठीक है, पहली बार हो रहा है, तो आप, मैंने क्या बोला है कि पहली बार रहेगा, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल गांठ मान लेनी है कि ये भाई आना ही आना है। अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, कब हो रहा है, 11 से 13 सितंबर में होने वाला है। कब हो रहा है, 11 से 13 सितंबर होगा। कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा, सब नई दिल्ली में है। और पहला है, ये पहला है अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन, जिसका विषय क्या है, ज्ञान भारत मिशन GBM के शुभारंभ के भाग के रूप में पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। क्या थीम है, थीम क्या है कि पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को वापस से प्राप्त करना, ये थीम है इसका। ठीक है साहब, क्या थीम है इसका, समझ में आ गई आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट मुझे बताइए, इसका आयोजन 11 सितंबर को क्यों किया जा रहा है, कुछ स्पेशल होता है क्या 11 सितंबर में। तो आप सभी को याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 11 सितंबर 1893, कब, 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में संबोधन दिया था। याद है आप सभी को, पढ़ा कहीं पे। याद है क्या किसी को, स्वामी विवेकानंद जी का, एटलीस्ट स्वामी विवेकानंद जी कौन थे तो पता ही होगा एटलीस्ट। नहीं पता क्या, तो स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में संबोधन दिया था। उसी की वर्षगांठ के रूप में हम इसे मना रहे हैं। ठीक है, और यह 132वीं वर्षगांठ होगी, 132वीं इस सेशन की, इस सेशन की 132वीं वर्षगांठ होगी। एक 132वीं वर्षगांठ है। इसमें आपको क्या मिलेगा, वैश्विक विद्वान, सांस्कृतिक संरक्षण मिलेगा। ठीक है, यूनेस्को पांडुलिपि जो होंगी उनका क्या होगा, एग्जीबिशन होगा, प्रदर्शनी लगेगी उनकी। ठीक, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, जो वैश्विक स्तर के जो विद्वान होंगे उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, कल्चरल संरक्षण की बात होगी, सांस्कृतिक संरक्षण की बात होगी। ठीक, यूनेस्को की जो पांडुलिपि हैं उनका प्रदर्शन होगा, प्रदर्शनी लगाई जाएंगी उनकी, राइट। तो ऐसी चीजें इस सेशन में, यानी कि इस सम्मेलन में ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जो शामिल होंगी इस सम्मेलन में। ठीक, क्लियर पॉइंट। अब मेरे को बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत का मतलब क्या होता है।
ठीक है, तो समझिए कि विश्व भर में जो मौजूद लिपियां हैं, जो हाथ से लिखी गई प्राचीन, समझिए कोई पुस्तक हो गई, कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई भी सामग्री है जो हाथ से लिखी है, ठीक है, क्लियर रखेंगे। पांडुलिपि यानी कि विश्व भर में उपस्थित हाथ से लिखी गई कोई भी सामग्री, चाहे पुस्तक हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे कोई भी अन्य लिखित सामग्री का जो कलेक्शन होगा उसे बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत। ठीक है साहब, वर्ड से क्लियर है, वर्ड क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत क्या है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिख रखा है, कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं। जिनका जो स्रोत हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे बुक्स की बात करें, चाहे हम दस्तावेजों की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, चाहे हम बात करें कोई और सामग्री है लिखित, ठीक है, उनका सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए, उनका ऐतिहासिक महत्व होना चाहिए, और उनका साइंटिफिक महत्व होना चाहिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर है क्लियर है पॉइंट, तो पता चल गया, वर्ड क्लियर है, वर्ड क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत क्या होता है, क्या मतलब है इस वर्ड का। चलो नेक्स्ट हमारा है कि यूनेस्को ने सफल जीर्णोद्धार प्रयासों के बाद 3 अफ्रीकी स्थलों को विश्व धरोहर खतरे की सूची से हटा दिया है। कौन कौन सी है? पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में, कहां पे आयोजन हुआ था? पेरिस में हुआ है, 47वां सत्र था। ठीक है, विश्व धरोहर समिति ने, किसने? विश्व धरोहर समिति ने, यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी स्थल, कौन कौन से? आस्तिनाना कहां पर है? मेडागास्कर। अबू मेना कहां पर है? मिस्र में। और गादमसम के पुराने शहर लीबिया। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। मैं हटा देता हूं ये जो ओवरलैपिंग हो रहा था, ताकि आपको क्लियर पता चले हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की 3 लोकेशन की, कौन कौन सी है जी? अस्तिनाना मेडागास्कर में, अबू मेना मिस्र में, गादमसम के पुराने शहर लीबिया को खतरे में विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया गया है। यानी कि इस जो लोकेशंस हैं इनको हटाया क्यों गया है? क्योंकि इन स्थलों पर जो खतरे को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उनके द्वारा खतरा कम हो गया है। ठीक है, यानी कि यूनेस्को प्लस सरकार के द्वारा जो सहयोग किया गया, जिनके द्वारा खतरे थे, उन खतरों को कम कर दिया गया है। ठीक है, और इन्हीं प्रयासों को देखते हुए विश्व धरोहर समिति ने इनको क्या कर दिया है? जो यूनेस्को की साइट्स हैं उनसे बाहर कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं खराब बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि आप एक चीज समझिए, यूनेस्को की साइट नंबर्स में शामिल होना अच्छी बात नहीं है। आप पहले से ही अगर क्या कर रहे हैं, अगर आप पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास अच्छे हैं, तो आपको यूनेस्को की साइट में यूनेस्को साइट में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया, यूनेस्को की साइट में जाना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है ना। हम अचीवमेंट के रूप में समझते हैं कि अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया, हमारे इतनी साइट्स हो गई हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत की, एक मिनट, सही करेक्ट, भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने बिश्केक में, कहां पे साहब? बिश्केक में, आप लोकेशन याद रखेंगे, 2025 अंडर T20 चैंपियनशिप हुई है। फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे कि जो चैंपियनशिप हुई है, चैंपियनशिप अंडर 2025 कहां पे हुई है? बिश्केक में हुई है। ठीक है, जहां पर भारत दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने फ्री स्टाइल में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं, और कुल 157 अंक प्राप्त किए हैं। ये अननेसेसरी, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो स्वर्ण पदक हमारे पास 2 थे, तो अंकुश और अमित, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ईरान ने फ्री स्टाइल में टीम खिताब जीता है। आप याद रखेंगे, ईरान ने फ्री स्टाइल में टीम खिताब जीता है। सभी शैलियों में भारत के कुल पदक 21 थे, जिसमें 10 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत है, इनका कोई डिवाइडेशन रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो आप जो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि बिश्केक में हुआ है अंडर 20 चैंपियनशिप 2025, फर्स्ट थिंग। दूसरा, भारत ने कुल 21 पदक जीते हैं, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, गोल्ड जीता है अंकुश और अमित ने। ठीक है, क्लियर पॉइंट है।
ये आप 3-4 चीजें याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई है। बाकी सब अननेसेसरी है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे नेक्स्ट, चेल्सी ने ऐतिहासिक पहला फीफा क्लब विश्व कप 2025 खिताब जीता है। ठीक है, तो चेल्सी ने क्या जीता है? फीफा क्लब विश्व कप 2025। चेल्सी ने फीफा क्लब में पहली बार फीफा क्लब विश्व कप नए प्रारूप में जीता है। न्यू यानी कि पहली बार किसने जीता है? फीफा चेल्सी ने पहली बार जीता है, क्योंकि नई चीज है नहीं, यानी चेल्सी के लिए नई है, हमारे लिए नई नहीं है। न्यू जर्सी के मैटलाइट स्टेडियम में हुए फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराया। कोल पामर ने शानदार प्रदर्शन किया, 8 मिनट में 2 गोल दागे। अब ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये है चेल्सी 17 गोल के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर रही। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये हमारे काम की चीज हो सकती है। ठीक है, कैसे? कुछ नहीं आएगा कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 के सबसे अधिक यानी शीर्ष स्कोरर कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए चेल्सी था, चेल्सी। ठीक है, प्लेयर कौन है? चेल्सी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फीफा क्लब 2025 के हाईएस्ट स्कोरर चेल्सी जी ने कितने गोल किए? ये अननेसेसरी हो जाएगा, बट एसएससी ऐसे गेम खेल लेता है तो आपको पता होना चाहिए 17 गोल्स उन्होंने किए। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? चलो क्लियर तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। और हमारा नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि राष्ट्रपति गोवा, हरियाणा में नए राज्यपाल और लद्दाख में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। पुष्यपति अशोक गजपति राजू गोवा के उपराज्यपाल बने। आप याद रख सकते हैं, बहुत ही कम संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखें। ठीक है, अब ट्रेंड बदल चुका है, तो कि उपराज्यपाल कौन है, सीएम कौन है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 155-56 के तहत, ठीक है, राज्यपाल और अनुच्छेद 239 के तहत उपराज्यपाल के अंतर्गत ये नियुक्तियां करते हैं। ठीक है, तो आप ये अनुच्छेद जरूर याद रख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियुक्ति हुई है, नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था, न्यूज के साथ साथ स्टैटिक आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज ये है और स्टैटिक ये आपके सामने है। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है 156, 155 से, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने अनुच्छेद याद नहीं किया था। गलती आपकी है, क्योंकि ये अनुच्छेद आर्टिकल्स न्यूज में थे। आपने क्या है, आपने बहुत सारे अनुच्छेद याद किए, बट जो न्यूज में थे वो आपने नहीं किए। दैट इज योर मिस्टेक, आपने स्मार्टली वर्क नहीं किया। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि ए रा हरिकृष्ण भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फ्रांस में, कहां पे? फ्रांस में ला प्लेग ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म अर्जित करने के बाद हरिकृष्ण भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ए रा हरिकृष्ण भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। चेन्नई के 24 वर्षीय खिलाड़ी के जुलाई 2023 में स्विट्जरलैंड में बील इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव में अपना पहला जीएम मानदंड अर्जित किया था। जीएम मानदंड क्या होता है? जीएम मानदंड क्या होता है? तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर का एक टाइटल होता है, जिसे एक खिलाड़ी को कम से कम 3 मानदंडों को हासिल करना होता है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है एक निश्चित रेटिंग, जो उनके प्रदर्शन के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो मतलब मापी जाती है, या फिर जो उनके प्रदर्शन को दर्शाती है। ठीक है, आपको ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2600 या उससे अधिक की रेटिंग हासिल करनी होती है, तब आपको टाइटल मिलता है ग्रैंड मास्टर का। जो इन्हें मिला था, कब मिला था? पहली बार इन्होंने कब टाइटल प्राप्त किया था? 24 वर्ष की उम्र में कर लिया था, 2023 में। ठीक है, अब ये 87वें बन गए हैं ग्रैंड मास्टर फ्रांस में ला प्लेग ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, ये आप समझ गए हैं। और ये दूसरा जीएम मानदंड भी इन्होंने अचीव कर लिया है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और यह है हमारी न्यूज है थोड़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे क्या क्या है। HTBT कपास, जिसे शाकनाशी सहिष्णु बीटी कपास भी कहा जाता है ना। इस पूरी न्यूज में थोड़े वर्ड रहेंगे टेक्निकल, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे, वर्ड थोड़े टेक्निकल रहेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि HTBT क्या है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं,
तो यह क्या है, जिसे शाकनाशी सहिष्णु बीटी कपास भी कहा जाता है, एक अनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है, यानी कि अनुवांशिक संशोधन हुआ है, यानी कि जीन मॉडिफिकेशन की बात यहाँ पे की गई है। जीन मॉडिफिकेशन की बात यहाँ पे की गई है, जिसे दो महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं इसमें? बॉलवर्म प्रतिरोध और दूसरा शाकनाशी सहनशीलता। बॉलवर्म प्रतिरोध क्या होता है? यह बीटी जीन से प्राप्त होता है। बैसिलस सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट। शाकनाशी सहनशीलता क्या है? एचटीबीटी कपास को ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है, जो खरपतवार नियंत्रण के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त शाकनाशी है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं एचटीबीटी को लेकर के। तो एचटीबीटी क्या है, जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीन मॉडिफिकेशन। तो जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं? यानी कि ऐसी फसलें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड की जाती हैं उन्हें जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। तो एचटीबीटी पहला जीएम क्रॉप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि एचटीबीटी जो है वो पहला जीएम क्रॉप्स है। ठीक है, तो आप यहां से नोट्स कर सकते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसे हो गया अपना काम समझने लायक। 1 मिनट। तो यह क्या है? अरे अरे भाई रुक जा। ये पहला जीएम फसल है। ठीक है बेटा, पहला जीएम फसल है, यानी कि पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं? ऐसी फसलें जिनके डीएनए में, यानी कि जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा बदलाव किए जाते हैं, यानी कि डीएनए में चेंजेस किए जाते हैं, ऐसी फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इन फसलों में, जीएम फसलों में, एक पौधे से जो उसका जीन होता है उसे निकालकर दूसरे पौधे में डाला जाता है, जिससे एक नया पौधा बनता है और इसमें वे गुण नहीं पाए जाते हैं जो इसमें पहले से मौजूद थे। सपोज करो ये एक पौधा था और दूसरा, सॉरी पौधा मेरा थोड़ा अजीब बन गया यार, 1 मिनट पौधा ठीक बना देता हूँ तरीके से। ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये छोटा पौधा था, मैंने इसके जीन निकाले और इसके बीज में डाल दिए और तब ये पौधा बड़ा हुआ। तो इसमें इससे अधिक गुण मिलेंगे, इसके जैसे थोड़े मिलेंगे, बट ये जो प्रारंभ में बीज था ऐसा नहीं रहेगा। जैसा आप सेब भी देख रहे होगे, मैंने क्या थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो प्रारंभ में एक्चुअल पौधा था वैसा ये नहीं दिखने वाला है। क्लियर पॉइंट है? समझ में आ गया जीन मॉडिफिकेशन। इससे क्या फायदा होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि फसलों में जो कीटें होती हैं, कीट हो गए, कोई बीमारी हो गई या फिर सूखे जैसी कोई स्थिति है, उससे निपटने के लिए ऐसी फसलों को बनाया जाता है। दूसरा, इससे क्या होता है? उत्पादकता बहुत ज़्यादा अधिक होती है ऐसे बीजों की, जिससे जो खाद्य सुरक्षा का एक इशू रहता है वो उसका समाधान किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा इससे प्राप्त की जा सकती है। खाद्य यानी खाने की फसलें, खाद्य सुरक्षा यानी खाना। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं समझूं कि जैसे कि हमने क्या, हमारा एग्जांपल समझिए हरित क्रांति को लेकर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उस समय भी हमने जीएम जो फसलें थी, उन्नत बीज हमने मंगवाए। ठीक है, जीएम क्रॉप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्नत बीज थी, जिससे क्या था? उत्पादकता बढ़ी। ठीक, तो एचटीबीटी जो कपास है ये पहला जीएम फसल था। जीएम फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड का पहला एग्जाम्पल है एचटीबीटी। ठीक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। बेसिक्स आपको मैंने बता दी कि जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। हालांकि इसकी समस्याएं भी हैं, जैसे कि इससे क्या होता है बताइए, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमने बात की कि इनसे फसलों में उपज में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त किया जा सकता है, कीटनाशक नहीं लगेंगे, है ना, यानी कि कीटों का जो हम यूरियाज वगैरह जो खाद है, उर्वरक है, उनका प्रयोग करेंगे तो कम प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन फायदा नुकसान क्या है? जीएम फसलों में जो पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है, इसलिए कई देशों के द्वारा भी इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। खाद्य सुरक्षा के लिए आप इसे प्रयोग कर रहे हैं, वेरी गुड। उत्पादकता अधिक होती है, वेरी गुड। ठीक है, सूखे में भी उपजा जा सकता है, वेरी गुड। बट पर्यावरण और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं हो सकता ना। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप हेल्दी खाना नहीं खा पाएंगे तो आप कैसे जिंदा रह पाएंगे, राइट ना। क्लियर पॉइंट। चलो, तो एसटीबीटी क्या है? पहला जीएम फसल है। आप इसे ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं। क्या खासियत है? वॉल्यूम प्रतिरोध, नाम याद रख लिए। टेक्निकल इसमें नहीं, टेक्निकल चीज़ों में मत जाना, सिर्फ आप नाम याद रख लेना। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मत समझना कुछ भी, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों को मत समझना, सिर्फ आप नाम याद रखेंगे। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज़ है कि कुदर मेहताबो ने, मार्टिनस ने 2025 का विंबलडन खिताब महिला जीत लिया है। ठीक है, किसने जीता है? वेरोनिका ने, जो रूस की हैं। एलिस मर्टेंस बेल्जियम ने विंबलडन 2025 का महिला युगल खिताब जीता है। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, टेनिस क्या है? फेवरेट गेम है किसी भी एग्जामिनर के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है क्रिकेट आप सभी देखते हैं, हॉकी भी आप देख लेते हैं, कबड्डी भी आप देख लेते हैं, बट टेनिस आप बहुत कम देखते हैं, बहुत कम लोग टेनिस को देखते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर्स के आप सिर्फ पढ़ेंगे टेनिस को अपने एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही फेवरेट सेगमेंट रहा है पहले से ही, तो आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने किसको हराया है? सीहुदुई और जेलेना ऑस्टर को हराया था। यह कुदेरमेतोवा का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, कुदेरमेतोवा का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। यह मार्टिनस का दूसरा विंबलडन खिताब है, यानी कि इनका दूसरा है और उनका पहला है। सी एक अनुभवी खिलाड़ी है जिन्होंने 4 विंबलडन सहित 7 प्रमुख युगल खिताब जीते हैं, यानी कि जिनको हराया है वो एक्सपीरियंस वाले थे, और जिन्होंने जो जीते हैं वो पहली बार और दूसरी बार उनका ये ऐसा अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कौन सा गेम कब होता है, कैसे होता है, ड्राई पे होता है, ग्रास पे होता है या फिर सीमेंट पे होता है, कहाँ समय कौन सा है, स्टेडियम का नाम क्या है, कौन से देश में होता है, सब कुछ कराया रखा है भाई। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ योर मिस्टेक। सब कुछ हम कर चुके हैं 2 बार, लास्ट प्रीवियस 2 क्लासेस में, इन प्रीवियस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस 2 क्लासेस में हम 2 बार कवर कर चुके हैं पूरा टेनिस का गेम। ठीक है, कौन सा कब होता है, कौन से स्टेडियम में होता है, समय कब है, ग्राउंड कौन सा है, किले पे होता है या फिर सीमेंट पे होता है ना, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। फोकस क्या था? उर्वरक, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल। 3 हमारे कोर एरिया थे, उर्वरक, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल के सहयोग के लिए हम गए थे मादेन और भारतीय कंपनियों के बीच। ठीक है, मादेन सऊदी अरब की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भारतीय कंपनियों के मध्य दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईपीएल, केवरको एंड सिल को 5 वर्षों तक वार्षिक रूप से 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस नए समझौते से क्या होगा? उर्वरक आपूर्ति में क्या होगा? उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, आपूर्ति में वृद्धि होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। प्रत्येक वर्ष 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है और इसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और आप इससे क्या होगा? आपूर्ति में वृद्धि होगी और जो उपलब्धता है उर्वरक की वो हो जाएगी। तो जो शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है किसानों के लिए, वो एक समस्या है, उसका समाधान हमें होता दिख रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। तो आपको पता होना चाहिए, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो नौवहन के नियमन के लिए कार्य करती है, यानी कि जो नौवहन है उसका रेगुलेशन करती है। क्या करती है? रेगुलेशन करती है। जिस तरीके से आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है, आरडीएआई इंश्योरेंस एजेंसियों को रेगुलेट करती है, जिस तरीके से सेबी कंपनियों को रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उसी तरीके से नौवहन को रेगुलेट करता है आईएमओ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में, और कहाँ पे हुई थी? जेनेवा में इसका क्या है? सम्मेलन हुआ था जिसमें इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक कब हुई है? 1958 में हुई थी, राइट। मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में है। लंदन कहाँ पड़ता है? यूके में पड़ता है। वर्तमान में 176 देश हैं और 3 सहयोगी
सदस्य हैं, ठीक है। तो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो क्या समझे कि आईएमओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पहला पॉइंट। यूएन की एजेंसी है, दूसरा पॉइंट। नौवहन के रेगुलेशन के लिए काम करती है, थर्ड पॉइंट। स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। जेनेवा में आयोजित एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इसकी स्थापना की बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1958 में पहली बैठक हुई थी 10 वर्ष के बाद। तो इनिशियली यानी कि क्या समझ में आया कि प्रारंभ में इसका महत्व नहीं दिया गया, इसे महत्व समय के साथ साथ इसको महत्व दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है, यूके में है, ठीक है। इसके 176 सदस्य देश हैं और 3 इसके सहयोगी देश हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो जैसे कि हमने बात की नियमन किस तरीके से कि समुद्र में जैसे होने वाली दुर्घटना हो गई या फिर सुरक्षा संबंधित कोई भी जोखिम है उसको कम करने के लिए कोई भी नियम हो गया या कोई भी क्या है स्केल या मानदंड बनाना है तो कौन करेगा? आईएमओ करेगा, ठीक है। दूसरा, समुद्री प्रदूषण, समुद्र में होने वाले प्रदूषण के लिए कोई भी नियम मानक कुछ भी बनेगा तो वह काम भी आईएमओ के द्वारा ही किया जाता है। जहाजों की सुरक्षा, नाविकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नियम बनेगा, ठीक है। प्रदूषण के लिए कुछ भी नियम बनेगा, राइट। नौवहन की जो दक्षता है उसके सुधार की बात करें या उससे संबंधित कोई भी नियम कानून कुछ भी बनेगा, यानी कि ओवरऑल समुद्र में जहाज या समुद्र की सुरक्षा, जहाज या जहाज की सुरक्षा, जहाज या जहाज के नाविक, ठीक है। समुद्री प्रदूषण, कुछ भी नियम कानून बनेगा तो कौन तय करेगा? तय करेगा आईएमओ, क्योंकि वह क्या है? वह एक रेगुलेटर है नौवहन परिवहन का, ठीक है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राइट। न्यूज में क्यों है? मैंने पहले ही कहा था न्यूज में क्यों रखा है मैंने इसको, आप सभी को पता है। अभी हाल फिलहाल में एक वॉर खत्म हुआ था इजराइल और ईरान का, सबको पता है। तो ईरान ने धमकी दी थी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोकने के लिए, ठीक है, राइट। और वहां से निकलता है बहुत सारा बिजनेस निकलता है ना, तो ठीक है, वहां पे आए दिन पायरेसी भी होती रहती है उस एरिया में। तो इन सब चीजों को देखते हुए समुद्री सुरक्षा के लिए आईएमओ का गठन तो हुआ है, लेकिन चर्चा में क्यों है? क्योंकि अब उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए कि जब कोई ऐसी गतिविधियां कर रहा है या ऐसी गतिविधियां समुद्र में हो रही हैं, क्या हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी कोई संस्था है जो इन चीजों से निपटे? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी हमारे पास संस्था है जिसका नाम है आईएमओ, ठीक है। तो हमने बहुत डिटेल में किया आईएमओ का डिस्कशन। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हाल फिलहाल में समुद्र में होने वाली गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, चाहे हम पायरेसी की बात करें, चाहे हम बात करें जियोपॉलिटिक्स की वजह से, राइट, जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जो इन सब के समाधान के लिए काम करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज है थैंक यू का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you are doing well and it will be very helpful video to you. If you have not still subscribed the channel, I request you to please kindly subscribe it. It will give me motivation to come to you with the very helpful topic to you, and I definitely sure it will be helpful to you. So just subscribe the channel and enjoy the day and happy journey, and congratulations, you will be definitely become an officer for your parents. Thank you very much for watching this video. Good day and good luck.